हेलो दोस्तों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। बीपीएससी स्पेशल, जिसमें जनरल पेपर के जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सामान्य प्रश्न इतिहास के आते हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हो चुकी है। एमसी वाइज यानी क्वेश्चन, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, और उन प्रश्नों की जो श्रृंखला आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें से हमने 10 लेक्चर 8-9 लेक्चर करवा दिए। और प्राचीन इतिहास की बात करें तो टोटल कंप्लीट कर लिया हमने, और उन्हीं प्रश्नों की एक मैराथन क्लास लेकर आज आपके समझ प्रस्तुत है, जिसमें से ये वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। ये आप यहाँ पे थंबनेल पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 एंड 5.0, और ये 1 to 5, 6 to 8, और टीजीटी और पीजीटी लेवल के जो जनरल पेपर आता है 40 नंबर में, उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास महामैराथन वन लाइनर क्वेश्चन है। और ये प्रश्न हमने क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें करवा दिया है, आपको आकांक्षा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। और उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला आज ये लेकर के आए आपके समझ, और ये वन लाइनर प्रश्न होंगे। आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं, और आज ये लंबी क्लास हो सकती है। आइए देखते हैं क्या दिया गया है ये। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन अब तक हमने करवाया है, सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं बीपीएससी स्पेशल में, पूछे गए हैं बिहार में। और ये देखिए, ये सब ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो पूछा ना गया हो। और जितने भी हमने पहले पूर्व में क्वेश्चन करवा दिए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आज भारतीय इतिहास की मैराथन क्लास लेकर के आपके समझ प्रस्तुत है। आइए, भारतीय इतिहास में ये वन लाइनर क्वेश्चन है भैया। इनकी जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला वो हमने करवा दिया है। और ये चलिए, क्या दिया गया? प्राचीन इतिहास दिया गया है। इसमें से सबसे पहले कौन सा टॉपिक है? प्रागैतिहासिक काल। क्या दिया गया भैया? प्रागैतिहासिक काल। और इसमें क्या बताया गया कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन है। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहां पर भैया? तो राजस्थान राज्य में। कहां पर है? प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन कहां पर है? तो भैया राजस्थान राज्य में है। और इसकी बात करें, प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहां से प्राप्त हुआ? प्रथम मानव जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ भारत में भैया? तो नर्मदा घाटी से। कहां से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। तो पहला प्रश्न क्या था कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन ये कहां, किस राज्य में है? तो कहां भैया? राजस्थान राज्य में। और अगला क्या दिया गया है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत में कहां प्राप्त हुआ? तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ भैया? नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। अगला क्या दिया गया है कि भारत की प्राचीनतम संस्कृति है, तो पूरा पाषाणिक संस्कृति। क्या हो जाएगी भैया? पूरा पाषाणिक संस्कृति। किस कौन संस्कृति? भारत की प्राचीनतम संस्कृति भैया। क्या? पूरा पाषाणिक संस्कृति हो जाएगी। अगला क्या दिया है? भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल स्थित है, तो कहां भैया? भीमबेटका। कहां पर है? भीमबेटका। कौन सी? भारत में विश्व का शैल चित्रकला। कौन चित्रकला भैया? शैल चित्रकला स्थल कहां पर है? तो ये भीमबेटका में। कहां पर भैया? भीमबेटका में। अगला क्या दिया गया? प्रथम मनके का निर्माण प्राप्त होता है, तो मनके का निर्माण कहां से होता है भैया? पाटने से। कहां से प्राप्त होता है? पाटने से। प्रथम मनके का निर्माण कहां से प्राप्त होता है भैया? पाटने से प्राप्त होता है। अगला क्या दिया गया? अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि चिरांद, क्या कह रहा है? चिरांद पुरातन स्थल जो ये दिया गया है प्रश्न, हाँ, ये क्या कह रहा है? इसमें कहा जा रहा है क्या कि चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम किसके अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर भैया नौ पाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। क्या? चिरांद पुरास्थल पर प्राचीनतम किसके? नौ पाषाणिक संस्कृति के क्या मिले? अवशेष मिले हैं। अगला क्या दिया गया है? जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वो कहलाता है। यानी जिस काल में किसका भैया? कृषि का प्रादुर्भाव हुआ वो काल क्या कहलाता है? नौ पाषाण काल कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? नौ पाषाण कहलाता है। दमदमा पुरास्थल कहां पर है भैया? ये उत्तर प्रदेश में। दमदमा पुरास्थल कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में। अगला क्या दिया गया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से? तो मेहरगढ़ से। कहां से भैया? मेहरगढ़ से। इन प्रश्नों की श्रृंखला आप पहले पढ़ चुके होंगे। आइए, तो क्या दिया गया? मेहरगढ़ से। अगला क्या दिया है? कैलकोलिथिक युग। कौन सा युग भैया? कैलकोलिथिक युग। या ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग, कॉपर एज को कहते हैं। क्या? कैलकोलिथिक युग कहा जाता है। अगला सैंधव सभ्यता। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? सैंधव सभ्यता। इसमें क्या बताया गया था? इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो भैया पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान। यानी बात करें कि मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो कहां पर है भैया? वो पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान। हड़प्पा का उत्खनन किया गया था।
कब? 1921 ईस्वी में। कब भैया? 1921 ईस्वी में क्या कि हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। अगला, प्राक सैंधव काल के पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हैं। तो प्राक स्थल काल के कहां से भैया? कालीबंगा। कहां से? यहाँ क्या हो जाएगा? कालीबंगा। कालीबंगा पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए। कहां से भैया? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। आइए आगे चलते हैं। अगला क्या, आगे क्या दिया गया? आगे ये दिया गया, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि हड़प्पीय संस्कृति, हड़प्पीय संस्कृति जिसे हम लोग सैंधव संस्कृति कहते हैं, हड़प्पीय संस्कृति यानी सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे। किससे? ताम्र से, तांबा या फिर कांसा से। किससे भैया? हड़प्पा कालीन समय में जो औजार थे वो किससे निर्मित थे भैया? वो उपकरण किससे निर्मित थे? तांबे से या फिर किससे? कांसे से थे। अगला, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने भैया? 900 वर्षों तक न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा। आईआईटी खड़गपुर के आधार पर क्या बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ वो किस आधार पर हुआ कि एकदम न के बराबर 900 वर्षों तक वर्षा का ना होना सिंधु घाटी सभ्यता का क्या रहा? विनाश का कारण रहा। तो पतन का कारण रहा कितने वर्षों तक भैया? 900 वर्षों तक। आगे क्या दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो नगर नियोजन था। क्या था भैया? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की स्पेशल यानी वो क्या थी वहां पे विशेषता? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी भैया? प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी। प्रकृति कैसे थी? नगरीय। सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रकृति कैसे थी? नगरीय। और महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। आइए, वह हड़प्पा कालीन स्थल जहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। क्या भैया? हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। कहां से? बनावली। बनावली कहां है? घग्गर नदी के किनारे बनावली। तो क्या हो जाएगा? बनावली हो जाएगा। अगला क्या दिया गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे कौन? आर.डी. बनर्जी। इसे हम लोग कहते हैं रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा भैया? दयाराम साहनी। के.एम. दीक्षित तथा एम.एस. वत्स, ये किससे संबंधित भैया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। कौन? रखालदास बनर्जी अर्थात आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एम. दीक्षित तथा एम.एस. वत्स। कौन भैया? एम.एस. वत्स थे। आइए अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगले में क्या कह रहा है? कह रहा हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का बंदर क्या है? लोथल है। कहां भैया? लोथल। भोगवा नदी के किनारे। कहां? लोथल। आगे क्या दिया गया कि सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातत्व स्थल लोथल किस नदी के तट पर है? तो भोगवा नदी के तट पर है। क्या हो जाएगा भैया? जो सिंधु सभ्यता से पुरातात्विक यानी संबंधित स्थल कौन सा भैया? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा। किस नदी के किनारे भैया? भोगवा नदी के किनारे। यहां देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे। अगला क्या दिया गया? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहां भैया? धौलावीरा में। कहां पता चलता है? धौलावीरा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता। कहां भैया? धौलावीरा में पता चलता। अगला क्या दिया गया? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था किस रंग का भैया? लाल रंग का उपयोग होता। किस रंग का? लाल रंग का उपयोग होता। यानी जो मिट्टी के बर्तन बने हुए थे उनपे जो कलर मिला, रंग मिला, वो किस रंग का मिला? लाल रंग का मिला। अगला, सिंधु सभ्यता डैश डैश के अंतर्गत किस युग के अंतर्गत आती है? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। सिंधु सभ्यता किस काल के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत आती है, काल के अंतर्गत आती है। आइए आगे क्या दिया गया? आगे क्या बताया जा रहा है? क्या कहा गया प्रश्न में कि हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था। कहां से था भैया? मेसोपोटामिया के साथ था। यानी हड़प्पनों का संबंध कहां से था भैया? मेसोपोटामिया के साथ था। और सिंधु घाटी के लोग कैसे थे? शाकाहारी और मांसाहारी, है ना। यानी शिकार भी करते थे और इन्हीं शाकाहारी भी थे। तो दोनों प्रकार से लोग थे, शाकाहारी और मांसाहारी। अगला क्या दिया गया है? चंदहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कि कहां स्थित है? सिंध। और सिंध कहां है? पाकिस्तान में। सिंध कहां है? पाकिस्तान में। तो चंदहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो कहां भैया? सिंध में है। कहां से? सिंध में। आइए अगला तीसरा टॉपिक हमने क्या करवाया था? वैदिक सभ्यता करवाया था। क्या करवाया था? वैदिक सभ्यता। आइए वैदिक सभ्यता की तरफ चलते हैं। वैदिक सभ्यता में क्या दिया गया है? ऐसे में बताया गया कि वेदों में प्राचीनतम वेद है भैया। वेदों में प्राचीनतम है कौन? ऋग्वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन
प्राचीनतम वेद कौन है भैया? ऋग्वेद है। पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ कितने? 4 हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ बताए गए थे, कौन कौन भैया? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि ये 4 बताया गया। क्या यहाँ पे? धर्म अर्थ काम और भैया कौन? मोक्ष। कौन? मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष 4 क्या बताए गए थे? पुरुषार्थ बताए गए थे। तो आइए अगले प्रश्न चलते हैं। गायत्री मंत्र कौन सा? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है भैया? ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है भैया? ऋग्वेद में। तो पुरोहितों की कितनी बताई गई संख्या? 7 बताई गई। कितनी बताई गई? 7 प्रकार के पुरोहित हैं जो कहाँ इनका मिलता है? ऋग्वेद में इनका वर्णन मिलता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 भैया। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो वेद कितने हो जाएंगे भैया? 4 हो जाएंगे। अगला क्या दिया? त्रयी का अभिप्राय क्या है? 3 वेद से। किससे वेद से? 3 वेद से। यजुर्वेद को हम छोड़ दें, बाकी यदि तीनों वेद बच रहे हैं तो वो कैसे, कौन से वेद हैं? वेद त्रयी हैं। यजुर्वेद को छोड़ करके बाकी तीनों वेद क्या भैया? वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो त्रयी का क्या अभिप्राय है? 3 वेद से। अगला, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया किस नदी पर लड़ा गया? परसुड़वी नदी के किनारे। भैया कहाँ? परसुड़वी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल समर्पित है भैया किसको? सोम और इस पे पर नामांकित देवता को। क्या दिया गया भैया? सोम। क्या दिया गया यहाँ पे? कह रहा क्या कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल समर्पित है सोम और इस पे पर नामांकित किसको? देवता को। कौन सा? ऋग्वेद का नवा मंडल समर्पित है। अगला, बोगज कोई का महत्व इसलिए क्यों? क्योंकि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का क्या मिलता भैया? वर्णन मिलता है। बोगज कोई का महत्व क्यों बताया गया? क्योंकि वहां पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला, अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई। अछूत की अवधारणा कब स्पष्ट हुई? धर्म शास्त्रों के समय। कब भैया? धर्म शास्त्रों के समय किसकी अवधारणा अछूत हुई? अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई। अगला, एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है कौन सा भैया? यजुर्वेद है। एक ऐसा वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है उसका वेद का क्या नाम है? यजुर्वेद नाम है। क्या नाम भैया? यजुर्वेद। वैदिक देवता नहीं था। कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय वैदिक देवता नहीं था। अगला, महापुराणों की संख्या मानी जाती है कितनी भैया? 18 महापुराण है। कितने महापुराण है? 18। तो महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18 मानी जाती है। आइए अगला टॉपिक अपना क्या आ गया? बौद्ध, जैन और भागवत एवं शैव धर्म। इस टॉपिक को भी हमने करवाया है। ये क्या दिया गया यहाँ पर? ये कह रहा क्या कि बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म दिया गया। इसमें क्या बताया गया? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और महावीर स्वामी जी कौन से थे? 24वें तीर्थंकर थे। और 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। और प्रथम नंबर के कौन से थे? वो प्रथम नंबर के भैया कौन से थे? वो ऋषभनाथ हो जाएंगे। आइए अगला क्या दिया गया है? अगले में क्या बताया गया? त्रिपिटकों का संबंध है किससे? बौद्ध धर्म से। किससे भैया? बौद्ध। त्रिपिटकों का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से दिया गया। अगला, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। हाँ भैया, तो यहाँ पे क्या बताया गया? आइए ये जो दिया गया है, कह रहा कि जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर हमने क्या बताया? जो जैन धर्म, यहाँ पे जैन धर्म के जो क्या दिया गया? 23 नंबर के जो तीर्थंकर है कौन सा भैया? 23 नंबर के तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। और हमने क्या बताया? जो 22 नंबर के हैं वो अरिष्टनेमी है। और जो 24 नंबर के तीर्थंकर हैं वो कौन से भैया? महावीर स्वामी जी हैं। और प्रथम कौन से हो जाएंगे? ऋषभनाथ, जिसे हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। त्रिपिटकों का संबंध है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से। किससे भैया? बौद्ध धर्म। त्रिपिटकों का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। कहाँ दिया था भैया? सारनाथ। कहाँ दिया था? सारनाथ में। यानी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। कहाँ दिया भैया? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। आगे क्या दिया गया? आइए आगे क्या बताया गया? इसमें कहा जा रहा है क्या कि बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई। बोध गया में क्या प्राप्ति हुई? ज्ञान। किसको? गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई भैया? बोध गया में हुई। कहां पर हुई? बोध गया में हुई। अगला, भगवान बुद्ध ने
ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया। कहाँ किया? गया में किया। कहाँ किया भैया? गया। तो गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। और जो कनिष्क थे, कुषाण शासक कनिष्क, उनके समय में गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ था। और जो अशोक थे, अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना था, विश्व प्रसिद्ध हुआ था। किसके समय में? अशोक के समय में। और गौतम बुद्ध को भगवान कब से कहा गया? कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में। तो आइए यहाँ पे क्या दिया गया है कि यहाँ पे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? भैया गया में हुई थी। आगे क्या दिया गया है? बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया। कहाँ? जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जी को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां कौन सा मंदिर बनवाया गया भैया? गौतम बुद्ध जी को क्या? महाबोधि मंदिर बनवाया गया। कौन सा? महाबोधि मंदिर बनवाया गया। तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किया था। कहाँ? मोग्गलीपुत्र तिस्स। किसने किया था भैया? मोग्गलीपुत्र तिस्स। और तृतीय बौद्ध सभा जो सभा थी किसके शासन काल में हुई थी? अशोक के शासन काल में हुई थी। यदि हम प्रथम बौद्ध सभा की बात करें तो कहाँ हुई थी? वो गिरिव्रज राजगृह में हुई थी। और दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी आपकी वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो यहाँ क्या बताया गया? तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व तो कहाँ? ये मोग्गलीपुत्र तिस्स द्वारा किया गया। तो समय शासक कौन था? अशोक थे। और बात किया जाए कहाँ हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ थी भैया? पाटलिपुत्र में। आइए आगे क्या दिया गया? आगे बताया गया क्या इसमें? हाँ, ये देखो, तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। यहाँ पे एक मोटिवेशन थॉट दिया गया। और अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट है क्या? टारगेट बीपीएससी टीआरई 4.0, ये अपना टारगेट है। यहाँ पे एक मोटिवेशन थॉट लिखा, क्या लिखा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कमर कस लेनी चाहिए कि अब की बार टीआरई 4.0 हाथ से नहीं जानी चाहिए। यदि अब ये गया तो जीवन में फिर क्या कर पाएंगे? तो पूरी दमखम लगानी है। और इस तैयारी के साथ हमें क्या करना है? अचीव करना है। टारगेट है अपना क्या? बीपीएससी टीआरई 4.0। इस उद्देश्य के साथ प्रिपरेशन होनी चाहिए। आगे आइए क्या दिया गया है इसमें? क्या बताया गया? कह रहा है कि प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित की गई। तो भैया कहाँ? राजगृह में की गई। कहाँ की गई? राजगृह में की गई प्रथम बौद्ध सभा। किसके साथ? इस टाइम वहां पे शासन कौन कौन था? अजात शत्रु था। कौन था भैया? अजात शत्रु। अजात शत्रु के समय भैया, किसके समय? अजात शत्रु के समय। कहाँ? राजगृह में बौद्ध सभा आयोजित की गई। और अगला क्या दिया गया? वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर में, तो कनिष्क। और चतुर्थ बौद्ध संगीत भैया कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर में। कौन था भैया शासक? कनिष्क था। चौथी बौद्ध संगीत बुलाई गई थी। कहाँ? कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। अगला क्या दिया? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी पहली बौद्ध संगीत की हम बात करें तो राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी भैया? राजगृह। पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी भैया? राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्या दिया गया है? प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया। कहाँ? अजातशत्रु के द्वारा। किसके द्वारा बुलाया गया था? अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत काउंसिल का आयोजन हुआ था। जो चतुर्थ बौद्ध थी वो क्या? कनिष्क के शासनकाल में। कहाँ? कश्मीर में भैया। कहाँ पर? कश्मीर में। अगला क्या दिया गया? महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। कहाँ? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर में भैया प्राप्त किया था। आइए अगला क्या दिया गया? आगे क्या दिया गया? आगे बताया गया क्या कि डैश 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 भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन? वैशेषिक, यानी जो कणाद। वैशेषिक क्या थे? कणाद। ये क्या हो जाएगा? वैशेषिक। एक भारतीय दर्शन ने, ये भारतीय दर्शन ने किसका? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका भैया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वैशेषिक किए। कौन भैया? वैशेषिक। अगला क्या दिया गया? त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है जैन धर्म से। किससे भैया? जैन धर्म से। जो त्रिपिटक थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और यहाँ क्या बताया गया? सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ये किससे हैं? जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। अगला क्या दिया गया? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के जत्थे कौन थे? स्थूलभद्र थे भैया। कौन थे? स्थूलभद्र। ये जैन संगीति है। ये जैन संगीति पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। और यदि हम बौद्ध संगीति प्रथम की बात करें तो गिरिव्रज राजगृह में बुलाई गई थी। तो ये यहाँ पर क्या बताया गया? जैन संगीति। कौन संगीति भैया? जैन संगीति। कहाँ? स्थूलभद्र। आगे क्या दिया गया है?
कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? महामाया था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था भैया? महामाया था। और इसमें बात करें क्या, जो गौतम बुद्ध थे इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोधन था। तो इस प्रकार से, और इनका जब जन्म हुआ था तो इनकी मृत्यु इनके माँ की हो गई थी 7वें दिन। फिर इनका जो लालन पालन पोषण किया किसने किया? इनकी मौसी ने किया। और मौसी का क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। तो आइए, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था भैया? महामाया था। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कब हुआ था? लुम्बिनी, मतलब कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ भैया? हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ था? लुम्बिनी में। अगला, भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। कौन? भरहुत भैया, भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। कहाँ? बौद्ध धर्म के। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के ये प्रसिद्ध केंद्र थे। कौन? भरहुत और अमरावती। आइए आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया क्या कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण यानी गृह त्याग, महाविनिष्क्रमण किसे कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण कहा गया। के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। कौन? किसके यहाँ गया? अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। यानी इससे पहले गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया क्या? किससे? अलार कलाम एवं रुद्रग्राम पुत्र से। अगला, बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी। कौन? प्रजापति गौतमी। इसके पहले महिलाओं को बौद्ध धर्म में सम्मिलित नहीं किया गया था, अनुयायी नहीं बनाया गया था। सबसे पहले बौद्ध संघ की प्रथम महिला कौन थी भैया? प्रजापति गौतमी थी। अगला क्या दिया गया? बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है। क्या? ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। गौतम बुद्ध जी से विचार में पूछा गया कि आपका क्या मानना है कि ईश्वर है या नहीं है? तो गौतम बुद्ध जी का मानना क्या था? कि ईश्वर विद्यमान नहीं है। अगला क्या है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है कहाँ? पावापुरी में। कहाँ भैया? पावापुरी में। क्या? जैन धर्म के प्रवर्तक। कौन प्रवर्तक? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का पावापुरी में क्या है? मोक्ष स्थान है। अगला, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था, यानी आध्यात्मिक ज्ञान जहां प्राप्त हुआ था उसे क्या बोला गया है? कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। जंभिक ग्राम। क्या हो जाएगा भैया? जंभिक ग्राम। क्या? जंभिक ग्राम। अगला, महावीर जी का जो जन्म स्थान है वो क्या हो जाएगा भैया? कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम क्या हो जाएगा? कुंडग्राम हो जाएगा। आइए आगे क्या दिया गया? आगे क्या बताया गया? त्रिपिटक। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है भैया। त्रिपिटक क्या है? धार्मिक पुस्तक। किससे? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से, यानी त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक लिखी गई, त्रिपिटक लिखी गई किस भाषा में? पाली भाषा में। किस भाषा में भैया? पाली भाषा में। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। अगला, भागवत संप्रदाय। क्या लिखा हुआ है भैया? भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था। किसका था भैया? गुप्त का। यानी गुप्त शासकों का भागवत संप्रदाय के विकास में क्या? अत्यधिक योगदान था। आगे क्या दिया गया? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोसाल। क्या भैया? मक्खली गोसाल। कौन? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे भैया? मक्खली गोसाल थे। आगे क्या दिया गया? बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया। क्या? आजीवकों ने। किसने किया भैया? आजीवकों ने किया। क्या? कि बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया। किसने? आजीवकों ने किया। आगे क्या दिया गया? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। क्या भैया? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ क्या कहलाता है? 14 पूर्व। क्या कहलाता भैया? 14 पूर्व कहलाता। सबसे पुराना जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है 14 पूर्व। जैन कल्प सूत्र को लिखा है। क्या? जैन कल्प सूत्र को लिखा है किसने भैया? भद्रबाहु ने। किसने लिखा भैया? भद्रबाहु ने। जैन कल्प सूत्र को किसने लिखा भैया? भद्रबाहु ने लिखा। अगला, प्रथम तीर्थंकर थे कौन? ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिनाथ भी कहते हैं। किसको? ऋषभ देव को। ये प्रथम जो है तीर्थंकर थे। आगे आगे क्या दिया गया? आइए आगे कह रहा है कि वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी। आत्मदमन। क्या भैया? आत्मदमन। कुछ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो उनके विचार और मत थे वो एक समान थे और कुछ विचार उनके एक जैसे नहीं थे। तो यहाँ क्या बताया गया? वह जो बौद्ध धर्म था जैन धर्म में समान नहीं हो, क्या हो जाएगा? आत्मदमन।
आगे क्या दिया गया, 16 महाजनपद। क्या दिया गया, 16 महाजनपद। इस प्रकार से छोटे छोटे जो पार्ट में बचे थे इस टोटल यूनिट के प्राचीन इतिहास में, ये पांचवा उस प्रकार से एक टॉपिक दिया गया, क्या, 16 महाजनपद। आइए इनके प्रश्नों को देखते हैं। पहले क्या दिया गया, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था कब, अजात शत्रु के समय। क्या भैया, अजात शत्रु के समय क्या कौशल एवं मगध के मध्य क्या प्रारंभ हुआ था, संघर्ष प्रारंभ हुआ था कब, अजातशत्रु के समय। आगे क्या दिया गया, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था भैया, जीवक था। कौन था, जीवक। जो जीवक था वो मगध शासक जो थे क्या, बिंबिसार। कौन भैया, जो मगध के शासक कौन थे, बिंबिसार थे। उनका जो चिकित्सक था वो कौन था, जीवक था। आगे क्या दिया गया है कि जो पाटलिपुत्र है, क्या भैया, पाटलिपुत्र किस राजवंश की राजधानी थी, तो मगध की राजधानी थी। जो पाटलिपुत्र है वो किसकी थी भैया, मगध, मगध की राजवंश की क्या थी, राजधानी थी। आगे क्या दिया गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार डैश 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 पर राज्य करता था। किस पर राज्य करता था, मगध पर राज्य करता था। किस पर राज्य करता था भैया, मगध पर राज्य करता था। कौन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार किस पर राज्य करता था भैया, मगध पर राज्य करता था। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की। कौन भैया, वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की, किसने की, उदयन ने की। किसने की भैया, उदयन ने। तो उदयन ने किसकी स्थापना की भैया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। आगे क्या दिया गया, तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की भैया, उदयन ने की थी। चलिए आइए आगे क्या दिया गया, आगे बताया गया क्या, कहा गया है कि अवंती राज्य की राजधानी थी। जो अवंती राज्य था, कौन भैया, अवंती राज्य की राजधानी क्या थी, उज्जैन थी। क्या थी भैया, उज्जैन। उज्जैन राजधानी थी किसकी, अवंती राज्य की राजधानी थी। अवंती का राजा कौन था, चंद्रप्रदोत। कौन था भैया, चंद्रप्रदोत। किसका, अवंती जो राज्य था उसका राजा कौन था, चंद्रप्रदोत था। अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था। कौन था भैया, गणतंत्र, वो मल्ल था। कौन था, मल्ल। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक गणतंत्र था, वो क्या था भैया, यहाँ पे मल्ल था। अगला क्या दिया गया है, तो ये क्या लिखा हुआ है, प्लीज लाइक। तो आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप बेहतर आप प्लीज लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर लें। आगे क्या दिया गया, मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। किसकी राजधानी, मगध। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, राजगृह, जिसे हम लोग गिरिव्रज भी, पहले पूर्व नाम क्या जाना जाता था, गिरिव्रज, और जिसे हम लोग कहते हैं क्या, राजगृह कहते हैं। आगे क्या दिया गया, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था, तो कौन सा, हर्यक वंश। क्या हो जाएगा भैया, हर्यक वंश। अजात शत्रु जो थे उनके वंश का नाम क्या था भैया, हर्यक वंश नाम था। कौन भैया, हर्यक वंश। आगे क्या दिया गया है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया। किसके समय, यानी किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। यानी ये सबसे पहले विश्व का, ये विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया हुआ भाई, किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। आइए आगे क्या दिया गया, आगे कह रहा क्या कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहाँ, वैशाली में। वैशाली में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी किसके द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। किसके द्वारा भैया, लिच्छवी के द्वारा। अगला, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ, अंगुत्तर निकाय में। कहाँ पर, अंगुत्तर निकाय में क्या, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। आइए आगे क्या दिया गया, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। क्या भैया, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी में हुआ था। कब, 6ठी यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। ईसा पूर्व कब भैया, 6वीं शताब्दी में किसका उत्कर्ष हुआ था, मगध का हुआ था भैया, मगध साम्राज्य का। अगला, अंग जनपद की राजधानी थी। किसकी, चंपा। यानी अंग जनपद की जो राजधानी थी वो क्या थी भैया, चंपा थी। कौन, चंपा, मगध जनपद की राजधानी। अगला, वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। किसका, जो वत्स है, वत्स का जो राज्य स्थित था वो कहाँ था भैया, इलाहाबाद के आसपास स्थित था। आगे क्या दिया गया, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण। क्या, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था कौन, गांगे मैदान। क्या था भैया, गांगे मैदान। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था क्या, गांगे मैदान था। क्या था भैया, गांगे मैदान। आइए आगे क्या है, अगला आ गया टॉपिक क्या, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। क्या आ गया भैया, मौर्य। ये 6वां टॉपिक क्या दिया गया, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल दिया गया।
तो इसमें पहला प्रश्न क्या दिया गया कि मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था। मौर्य साम्राज्य द्वारा कहां बनवाया गया था? कुम्भरार में। कहां भैया? कुम्भरार में। कौन? मौर्य सम्राट द्वारा महल बनवाया गया। कहां बनवाया गया? कुम्भरार में बनवाया गया। आगे क्या बताया जा रहा है कि जो शक संवत यानी शक संवत का प्रारंभ हुआ तो कब हुआ? 78 ईस्वी में। कब हुआ भैया? 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ? 78 ईस्वी में हुआ। फिर आगे कह रहा क्या कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील, कौन सी झील? सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत की थी। किसने की थी भैया? रुद्रदामन ने की थी। किसने की थी? रुद्रदामन। यानी जो सुदर्शन झील है, क्या बताया गया कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित जो संस्कृत के शिलालेख के अनुसार कौन? सुदर्शन झील। कौन थे भैया? सुदर्शन झील का जो कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने करवाई? तो रुद्रदामन ने करवाई। किसने करवाई? रुद्रदामन ने करवाई। फिर आगे क्या दिया गया? आगे बताया गया क्या? कह रहा मौर्य साम्राज्य, क्या भैया कि जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, ये कौन था? बृहद्रथ था भैया। कौन था? बृहद्रथ था। कौन? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। आगे क्या दिया गया? मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसको भेजा गया? मेगास्थनीज को भेजा गया। मेगास्थनीज को एक वो बनाकर भेजा गया, क्या? राजदूत बनाकर भेजा गया, क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। वह पुस्तक जो बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती, क्या? दिव्यावधान। दिव्यावधान में बिंदुसार को क्या बताया गया? एक क्षत्रिय बताया गया। क्या बताया गया भैया? क्षत्रिय बताया गया। किस पुस्तक में? दिव्यावधान में बताया गया। अगला, मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय, कौन सा भैया? कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? तो फौजदारी न्यायालय। न्यायालय दो थे, एक फौजदारी न्यायालय और अभी भी वर्तमान में भी एक दीवानी होता और एक क्या होता? फौजदारी होता। तो ये क्या है? फौजदारी। तो मौर्य काल में जो कंटक शोधन था वो भैया क्या था? फौजदारी न्यायालय था। अगला, समाहर्ता, क्या भैया? समाहर्ता था। वो क्या था? महासंग्रहकर्ता। क्या था? महासंग्रहकर्ता। जो समाहर्ता यानी क्या है शब्द यहाँ? महासंग्रहकर्ता से संबंधित है। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सब आप देख पा रहे होंगे, ये सब किसी न किसी परीक्षा बीपीएससी स्पेशल में ये सब पूछे गए हैं। ये देख पा रहे हैं जितने भी श्रृंखला अभी तक हमने करवाई है वो सब पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और ये प्रश्न लगातार कोई न कोई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए आगे चलते हैं। क्या दिया गया? अगला क्या दिया गया कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता है, क्या कहा जाता था भैया? सीता। यानी मौर्योत्तर काल में जो शासकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसे क्या कहते थे भैया? सीता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता। मौर्योत्तर काल में प्राप्त जो आय प्राप्त होती थी उसे क्या कहा जाता था? सीता। आगे क्या दिया गया? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, क्या? तक्षशिला था। मौर्य काल की बात की जाए तो सबसे जो प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था वो क्या था भैया? तक्षशिला था। क्या था भैया? तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है कितना? 15 अधिकरणों में। तो यानी कि बात करें जो कौटिल्य है उनकी पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र। कौन भैया? अर्थशास्त्र। और कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। आगे क्या दिया गया? वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। किसमें भैया? त्रिरत्न में। एक यहाँ अशोक का क्या दिया गया? त्रिरत्न में विश्वास प्रकट किया। किसमें? भाब्रू में। किसमें भैया? भाब्रू में। आगे क्या दिया गया कि वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्या बताया भैया? मगध का सम्राट बताया। कौन सा स्तंभ? भाब्रू स्तंभ में। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने अपने आप को क्या बताया? मगध का सम्राट बताया। किसमें भैया? भाब्रू स्तंभ में बताया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा है? प्राकृत। तो अशोक के जितने भी शिलालेख मिले उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया भैया? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया। आइए, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था भैया? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसको? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ा गया था। आगे क्या दिया गया? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से? प्रियदर्शी। भैया किस नाम से? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। कौन नाम से जाने जाते हैं? क्या? प्रियदर्शी। तो जो
अपने शिलालेखों में अशोक सामंतः किस नाम से, प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। आइए आगे क्या दिया गया, आगे में बताया गया क्या कि जो अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी दुर्भिक्ष का उल्लेख है वो क्या है, सोहगौरा। कौन है भैया, सोहगौरा। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल यानी दुर्भिक्ष का उल्लेख है वो क्या है, सोहगौरा। अगला, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल द्वारा की गई, तो चंद्रगुप्त मौर्य। यानी साम्राज्य भारत में यदि पहला साम्राज्य कोई वो रहा किसके शासनकाल में, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थापना की गई। आगे क्या दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्या था, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। कैसा था, एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। क्या भैया, विशाख दत्त। कौन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त थे। अगला, वह अभिलेख जिसमें यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। यानी एक अभिलेख है कौन सा, चंद्रगुप्त का, जिसमें ये बताया गया कि इसमें प्रभाव इनका कहां तक फैला था, पश्चिमी भारत तक फैला था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा भैया, रुद्रदामन का कौन सा, जूनागढ़ अभिलेख में ये बताया गया इनका पश्चिमी भारत तक प्रभाव फैला था। किसका भैया, चंद्रगुप्त का। किसका भैया, चंद्रगुप्त का। कहा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन भैया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो पाटलिपुत्र को अपनी प्रथम राजधानी किसने बनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। आगे क्या दिया गया, वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी। तो दक्कन किसने भैया, चंद्रगुप्त ने। किसने, चंद्रगुप्त ने। दक्कन पर विजय किसने पाई थी, वो चंद्रगुप्त थे। अगला, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है, विशाख दत्त। कौन है भैया, विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की पुस्तक क्या है, मुद्रा राक्षस, और इन्हें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से क्या किया है, वर्णन किया। किसका भैया, चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे क्या दिया गया, इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा गया क्या कि कौटिल्य अथवा चाणक्य। क्या भैया, कौटिल्य अथवा चाणक्य डैश 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 सम्राट का प्रधानमंत्री था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कौटिल्य अथवा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट का क्या था, प्रधानमंत्री था। किसका भैया, चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे क्या दिया गया, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है, अर्थशास्त्र। तो ये कौटिल्य हो जाएंगे। कौन, कौटिल्य। क्या हो जाएंगे भैया, कौटिल्य। इसके अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, कौटिल्य हो जाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में डैश डैश के पहलू पर प्रकाश डाला गया। कौन, राजनीतिक नीतियों पर। यानी जो कौटिल्य थे वो अर्थशास्त्र में किस नीति उस पर प्रकाश डाले हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हो, राजनीतिक नीतियों पर। कितना भैया, राजनीतिक नीतियों पर। अगला, नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया। कौन सा भैया, मौर्य राजवंश ने। किसने, मौर्य राजवंश ने। सबसे पुराना यदि वंश कौन है भैया, नंद वंश है। कौन सा है, नंद वंश। और नंद वंश के पश्चात को इसका शासनकाल रहा, राजवंश रहा, मौर्य राजवंश का रहा। अगला, सैंड्रोकोट्स। क्या भैया, सैंड्रोकोट्स से समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की। तो क्या, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने क्या, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की क्या की, पहचान की थी। आगे क्या दिया गया, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक कौन, अर्थशास्त्र में शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर क्या है, यानी जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र वो आधारित है, किस पर आधारित है, वो शासन काल यानी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है। आगे क्या दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, क्या दिया गया भैया, चंद्रगुप्त मौर्य के हैं सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था, तो 500 युद्धक हाथी दिया था। क्या दिया था, 500 युद्धक हाथी। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको, सेल्यूकस को। यानी किसने भैया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको, सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था, 500 युद्धक हाथी दिया था। कितना हाथी दिया था भैया, 500 युद्धक हाथी दिया था। आगे क्या दिया गया, आगे कह रहा है क्या कि मेगास्थनीज दूत था। किसका था, सेल्यूकस का था। किसका था भैया, सेल्यूकस का दूत था। कौन, मेगास्थनीज था। फिर आगे, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है, इंडिका। कौन सी है भैया, इंडिका। किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की। इंडिका। इंडिका में क्या है कि ये
पाटलिपुत्र के, क्या भैया, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। पाटलिपुत्र जहां तृतीय बौद्ध संगीत बुलाई गई थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र, तो वहां इसमें किसका वर्णन है, इंडिका में सब वर्णित है। अगला, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है किसमें, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो मेगास्थनीज को किसने लिखा भैया, इंडिका, यानी मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है, इंडिका है। आगे क्या दिया गया, आगे बताया गया क्या कि इंडिका का लेखक था कौन था भैया, मेगास्थनीज था। कौन था, मेगास्थनीज। तो यहाँ देख पा रहे हैं क्या, इंडिका का लेखक कौन है, तो इंडिका का लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। कौन है, मेगास्थनीज पुस्तक के लेखक कौन, यानी कि मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक है। आगे, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था, तो ये पौत्र था। कौन था, पौत्र था। कौन, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था, पौत्र था, यानी पोता था। आगे क्या दिया गया, मौर्य शासक अशोक की रानी का नाम क्या था, तो कारुवाकी, यानी जो अशोक की पत्नी थी उनका नाम क्या था, कारुवाकी। क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, कारुवाकी किसकी पत्नी थी, ये अशोक की पत्नी अर्थात अशोक की रानी। आगे क्या दिया गया, बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना, क्या बना, वैश्विक धर्म बना, किसके, अशोक के प्रयास से। किसके भैया, अशोक के प्रयास से जो बौद्ध धर्म क्या बना, एक वैश्विक धर्म बना, पूरे विश्व में जाना गया। अगला, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, कौन था भैया, श्रीलंका। कौन, श्रीलंका अशोक के शासनकाल में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी भैया, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में कहां पर, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। आइए अगला, अशोक दैजस किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो कलिंग। ये सबसे इनका प्रसिद्ध आक्रमण, यानी वो है क्या, कौन, कलिंग। तो अशोक ने किस पर आक्रमण किया था भैया, किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो कलिंग पर किया था। किस पर किया था, कलिंग पर किया था। आगे, अंतिम मौर्य सम्राट था कौन भैया, बृहद्रथ था। कौन, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था भैया, बृहद्रथ था। आगे क्या दिया गया, एक यहाँ पे मोटिवेशन थॉट दिया गया, क्या कह रहा है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि एक चींटी भी है, वो दीवार पर 100 बार चढ़ती है, फिर भी वो गिरती है, चढ़ती है, गिरती है। ये नहीं सोचती है कि हम चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, बट चढ़ने का प्रयास तो करती है। इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, लगातार प्रयास करना चाहिए। और ये तो बात की बात है कि आगे क्या होगा, और मेहनत और तो करनी होगी, प्रयास तो करने होंगे, और जब प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे क्या दिया गया, आइए, हाँ क्या बताया गया, कह रहा क्या कि अर्थशास्त्र के पुस्तक, यानी अर्थशास्त्र के अनुसार सीता जो था, क्या सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि है उसे क्या कहा जाता है, सीता भूमि। क्या कहा जाता है भैया, सीता भूमि। तो अर्थशास्त्र के अनुसार यानी सीता भूमि का अभिप्राय क्या है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली जो भूमि है उसे क्या जाता है भैया, सीता भूमि। आगे क्या दिया गया, कह रहा है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ, शुंग वंश का। तो सबसे पुराना वंश कौन सा था भैया, नंद वंश था। नंद वंश के बाद कौन सा हो गया भैया, मौर्य वंश हो गया। और मौर्य वंश के बाद देखो क्या हो जाएगा, मौर्य वंश के बाद क्या हो जाएगा, शुंग वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुंग वंश राज्य स्थापित हुआ। तो तीनों का क्रम पता चल गया। सबसे पुराना कौन सा भैया, नंद वंश था। कौन सा था, नंद वंश के बाद कौन आ गया, मौर्य वंश आ गया। और मौर्य वंश के बाद क्या जाएगा, शुंग वंश आ जाएगा। क्या जाएगा, शुंग वंश। ये बढ़िया एक क्रम है, क्या नंद के बाद मौर्य वंश, मौर्य के बाद क्या हो जाएगा, शुंग वंश आ जाएगा। आइए अगले पृष्ठ की तरफ चलते हैं। आगे क्या दिया गया, हाँ अगला कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध था। किससे था भैया, सातवाहन राजवंश से था। किससे था, सातवाहन राजवंश था। तो जो गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किससे था, सातवाहन राजवंश से था। अगला क्या दिया गया, शुंग वंश के बाद भैया, शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कर्ण वंश। क्रम याद रखेंगे, सबसे पुराना वंश नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद कौन सा, शुंग वंश, और शुंग वंश के बाद क्या हो जाएगा भैया, कर्ण वंश। क्या हो जाएगा, कर्ण वंश हो जाएगा। आगे क्या दिया गया, राजा खारवेल। राजा खारवेल का नाम जुड़ा किससे भैया, हाथी गुम्फा लेख के साथ। किसके साथ भैया, हाथी गुम्फा लेख के साथ। किसका, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। आगे क्या, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है।
प्राकृत भाषा में। किस भाषा में भैया? प्राकृत भाषा में। बात करें क्या? कलिंग नरेश खारवेल की जो हाथी गुम्फा विलेख, कौन भैया? हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है किस भाषा में? प्राकृत भाषा में अंकित है। किस भाषा में भैया? प्राकृत भाषा में अंकित है। आगे क्या हुआ है? दिया गया है कह रहा कि शक संवत प्रारंभ हुआ। शक संवत प्रारंभ हुआ कब हुआ? 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में एक कुषाण शासक कनिष्क के समय ये हुआ था। क्या? शक संवत का प्रारंभ हुआ था कब? 78 ईस्वी में हुआ था। आगे क्या दिया गया है? शक संवत की जो स्थापना का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कुषाणों को जाता है। किसको भैया जाता है? कुषाणों को। शक संवत जो है वो किसमें? कुषाणों को श्रेय जाता है। अगला, वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को क्या एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, और जो अशोक के समय में जो बौद्ध धर्म था एक वैश्विक धर्म बना था। आइए आगे क्या दिया गया है? सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया भैया। कौन? वेंकटफिशस ने। क्या भैया? इस सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर क्या? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन, सोने की मुद्राओं का प्रचलन किसने किया भैया? वेंकटफिशस ने। किसने? वेंकटफिशस ने। आगे क्या दिया गया? कला की गांधार शैली फली फूली। तो कला की जो गांधार शैली वो कब? कुषाणों के समय में। कुषाणों अर्थात कनिष्क है ना, कुषाणों के समय में। आगे क्या दिया गया? कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई भैया? कश्मीर में। चौथी बौद्ध सभा, चौथी बौद्ध सभा कहाँ? कश्मीर में, कुंडनवल कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा किसके द्वारा आयोजित की गई? तो यहाँ पे कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी। अगला, सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है क्या? मौर्यों के समय को। जो सांची का विशाल स्तूप है वो निर्धारित करता है क्या भैया? मौर्यों के समय को निर्धारित करता है। क्या? सांची का विशाल स्तूप। आगे क्या दिया गया है? आगे कह रहा क्या कि वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राज प्रसाद से संबंध है। क्या? कुम्भरार। क्या भैया? कुम्भरार। यानी पुरातात्विक स्थल कौन? मौर्य राजप्रसाद से संबंध क्या भैया? कुम्भरार है। आगे क्या दिया गया? मौर्य साम्राज्य से संबंध एक, यानी तांबे की प्लेट। कौन सी भैया? तांबे की प्लेट, जिसे क्या कहा जाता था? ताम्रपत्र कहते थे। क्या कहते थे? ताम्रपत्र। तांबे की प्लेट को क्या कहते थे? ताम्रपत्र कहते थे। आगे, बराबर की गुफाओं को अशोक ने डैश डैश संप्रदाय को दान में दी। किसको? आजीवक संप्रदाय को। किसको भैया? आजीवक संप्रदाय को दे दी थी। आगे क्या दिया गया कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था, लकड़ी का बना था। किसका बना था भैया? लकड़ी का बना था। यानी पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। किसका बना था भैया? लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का। आगे कह रहा है भूमि अनुदान डैश डैश को दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे। तो शाही दरबार से कौन जुड़े थे भैया? ब्राह्मण। कौन जुड़े थे? ब्राह्मण। तो भूमि अनुदान ब्राह्मणों को दिए थे जो कहां से जुड़े थे? शाही दरबार से जुड़े थे। तो शाही दरबार से कौन भैया? ब्राह्मण जुड़े थे। आगे क्या दिया गया? भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। कौन? भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा। किसके द्वारा भैया? भारतीय यूनानियों शासकों द्वारा क्या? सोने के सिक्के जारी किए गए। किसके सिक्के भैया? सोने के। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। कौन भैया? मिलिंद पन्हो। यानी कि व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इस व्यापारिक मार्गों पर इसमें कोई व्याख्या नहीं की गई, इस संदर्भ में इसमें लिखा गया है। आगे आइए क्या दिया गया? एक ये और ये प्रश्न इसमें है क्या कि शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था कौन भैया? चस्टन था। कौन था भैया? चस्टन था। आगे हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? संगम काल पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं भैया? संगम काल। आइए, तो संगम काल अपना ये 7वां टॉपिक इसका दिया गया था, संगम काल। अभी तक हम लोगों ने शॉर्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। प्राचीन इतिहास के ये लगभग 10 टॉपिक इसमें दिए गए, इसमें से 7 टॉपिक में यानी कंप्लीट हो गया। एक पूरा यूनिट था क्या? प्राचीन इतिहास का। ये आज मैराथन क्लास है। इस मैराथन क्लास के बाद जो मध्यकालीन इतिहास है उसके लेक्चर आपको आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आइए क्या दिया गया? संगम काल। इसमें तो एक ही 2 प्रश्न दिए गए हैं क्या कि संगम यानी संगम युग में उरैयूर विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। क्या भैया? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए कौन? संगम युग में उरैयूर विख्यात था। ये क्या विख्यात था भैया?
उरैयूर। अगला, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? विल्लुपुतुर ने लिखी। किसने लिखी भैया? विल्लुपुतुर ने लिखी। क्या? संगम काल में महाभारत लिखी कौन? विल्लुपुतुर ने लिखी। आगे क्या दिया गया? गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। कौन सा भैया? गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। तो इसमें क्या दिया गया? कह रहा एरड़ अभिलेख का संबंध शासक से है। तो किस शासक से? भानुगुप्त से है। किससे भैया? भानुगुप्त। जो एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त से है। आगे क्या दिया गया? हरिसेड़ गुप्त शासक का दरबारी कवि था। कौन? हरिसेड़ गुप्त शासक का दरबारी कवि था। यहाँ क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त का। कौन सा भैया? समुद्रगुप्त। यानी कि समुद्रगुप्त का हरिसेड़ समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। आगे क्या दिया गया? कि वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की। किसकी भैया? उपनगरीय की बस्ती की स्थापना की। कृष्णदेव राय। कौन थे भैया? कृष्णदेव राय, जो अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की क्या कर दी थी? स्थापना की थी अपनी माता के नाम पर। कौन भैया? कृष्णदेव राय। और आज मातृ दिवस भी है और मातृ दिवस है और आज हम वीडियो लेक्चर भी शूट कर रहे हैं। तो आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि माँ वो है, कहते हैं क्या है कि शब्द से लेकर शब्दों की माला तक, घर के आंगन से लेकर पाठशाला तक मुझे वो सब कुछ सिखाती रही। वो माँ ही है जो हमें जिताने के लिए खुद को हमेशा हराती रही। तो आज मातृ दिवस है, आप सभी को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ये विजयनगर के जो पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती थी, वो किसने बसाया था भैया? कृष्णदेव राय। कौन? कृष्णदेव राय। आइए आगे क्या दिया गया? कृष्णदेव राय। आगे प्रश्न दिया गया पंचतंत्र। क्या भैया? कि पंचतंत्र लिखा है। कौन? पंचतंत्र लिखा है क्या? विष्णु शर्मा ने। कौन भैया? विष्णु शर्मा द्वारा क्या लिखा गया है? पंचतंत्र लिखा गया है। आगे, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर। कौन सा भैया? झांसी के पास कौन सा मंदिर? देवगढ़ का मंदिर। और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां डैश 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 किसके महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त काल के। किस काल के भैया? गुप्त काल के। गुप्त काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। आगे क्या दिया गया? वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज, क्या भैया? महाराजाधिराज के पास देखिए तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन भैया? चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या? महाराजाधिराज की धारण की थी। आगे क्या दिया गया? कि नालंदा ताम्रलेख में डैश 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 गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया। किसको? समुद्रगुप्त को। यानी कि नालंदा ताम्रलेख में समुद्रगुप्त, किसको भैया? समुद्रगुप्त शासक को क्या कहा गया? परम भागवत कहा गया। किसको कहा गया? परम भागवत कहा गया। आगे क्या कहा है? कि प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको भैया? समुद्रगुप्त को क्या प्राचीन भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। आगे क्या दिया गया यहाँ पर? प्लीज सब्सक्राइब। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे क्या दिया गया? आगे क्या दिया गया कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में। कौन सी भैया? 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने? 9 शासकों का जिक्र किया गया था। कितने का किया गया था भैया? 9 शासकों का। यानी इलाहाबाद स्तंभ जो अभिलेख है उसमें 21वीं पंक्ति में क्या? आर्यावर्त के कितने? 9 शासकों का जिक्र किया गया। आगे क्या है? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? ये एक प्रशस्ति कौन प्रसिद्ध है? इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था भैया? हरिसेड़ था। कौन था? हरिसेड़। तो इलाहाबाद प्रशस्ति को किसने लिखा भैया? हरिसेड़ ने लिखा। किसने लिखा? हरिसेड़ ने। आगे क्या है कि जो समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। किसका भैया? समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख इलाहाबाद अभिलेख में। किसमें? ये इलाहाबाद एक अभिलेख है और इलाहाबाद कौन? हरिसेड़ द्वारा। इसमें किसका मिलता है? समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। आगे क्या दिया गया? प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया। प्राचीन में तो गुप्त वंश ने। किसने किया भैया? गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया है। आगे, नगरों का क्रमिक पतन यानी किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो भैया गुप्त काल की। यानी नगरों का जो क्रमिक पतन था वो किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? वो गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आगे क्या दिया गया कि वह शासक यानी वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए। तो गुप्त वंश ने। कौन सा भैया? गुप्त वंश ने जो है मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। किसको भैया? मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक क्या दिया? ग्राम अनुदान में दिया। कौन? गुप्त वंश में दिया गया। आगे क्या बताया गया
कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का 6वां भाग यानी 1/6। उपज का कौन सा भाग, 6वां भाग था। आगे आइए, आगे क्या दिया गया, आगे बताया गया क्या, कह रहा क्या कि गुप्त और गुप्तोत्तर युग काल में अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था। ये तर्क दिया था कौन, आर एस शर्मा ने। किसने भैया, आर एस शर्मा ने, कि गुप्त जो है काल में क्या अर्थव्यवस्था में क्या दिखता है, पतन दिखता है। ऐसा स्टेटमेंट किसने बताया था, दिया था, आर एस शर्मा ने दिया था। अगला, गुप्त स्वर्ण मुद्राएं। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, सॉरी यहाँ पे दीनार, क्या हो जाएगा, दीनार, ये क्या हो जाएगा, दीनार। यानी ये स्टेटमेंट क्या कि गुप्त स्वर्ण मुद्राएं, ये क्या स्टेटमेंट है कि गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में, तो क्या हो जाएगा, दीनार नाम से। किस नाम से भैया, दीनार, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दीनार, दीनार नाम से अंकित हैं। आगे क्या दिया गया है कि गुप्त काल का मंदिर कौन सा भैया, गुप्त काल का मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। यानी गुप्त काल के मंदिर की हम बात करें भैया तो कौन मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का मंदिर है। आगे क्या दिया गया, वह बंदरगाह जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, वो क्या भैया, ताम्रलिप्त, क्या भैया, ताम्रलिप्त। ताम्रलिप्त क्या है, वो बंदरगाह है जो उत्तर यानी भारतीय व्यापार के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। आगे, पहली बार ये व्याख्या की गई थी कि पृथ्वी यानी कि अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। क्या होता है, सूर्यास्त होता है। ऐसा किसने बताया भैया, आर्यभट्ट ने बताया। इनकी पुस्तक कौन सी है, आर्यभट्टियम है। कौन सी भैया, आर्यभट्टियम है। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर क्या करती है, घूर्णन करती है। आगे क्या दिया गया, आगे क्या दिया गया, हाँ इसमें कह रहा क्या कि वह भूमि, क्या भैया, वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अपृहत। बिना जोती हुई जो जंगली भूमि थी उसे क्या कहा जाता है, अपृहत कहा जाता है। बिना जोती हुई भूमि को क्या कहा जाता है, अपृहत कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान कौन भैया, फाहियान किसके शासनकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। आगे क्या दिया गया, चंद्रगुप्त द्वितीय जयदेव साम्राज्य के शासक थे, तो ये क्या हो जाएंगे, गुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के, किस साम्राज्य के भैया, गुप्त साम्राज्य के क्या थे, शासक थे। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र, क्या भैया, महरौली लौह स्तंभ यानी अभिलेख का जो चंद्र है वो संबंधित किससे, चंद्रगुप्त द्वितीय से। किससे भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय से। महरौली लौह स्तंभ का चंद्र किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। अगला, गुप्त शासकों में से विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी, क्या, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्या भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो क्या थे, वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी भैया। कौन सी उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न क्या दिया गया, इसमें कह रहा है क्या कि वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और इस कारण वो सकार कहलाया। क्या कहलाया, सकार कहलाया। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्होंने क्या, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आइए आगे क्या दिया गया कि 3 प्रसिद्ध बंदरगाह कौन, सोपारा, काम्बे और भड़ोच। कौन भैया, सोपारा, काम्बे और भड़ोच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया। किसमें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा। कौन भैया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा किसको, सोपारा, काम्बे और भड़ोच को गुप्त साम्राज्य में क्या किया गया, मिलाया गया। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी, सत्ता प्राप्त करने के लिए क्या किया, अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। तो क्या, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किए कि वह शासक ने अपने बड़े भाई की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्या, सत्ता प्राप्त करने के लिए। किसके प्राप्त करने के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए। गुप्त सम्राट जिसने होड़ों को पराजित किया। किसने भैया, होड़ों को। तो स्कंदगुप्त। कौन, स्कंदगुप्त। जो गुप्त सम्राट कौन, स्कंदगुप्त। इन्होंने क्या, होड़ों को पराजित किया था। किसने पराजित किया भैया था, होड़ों को पराजित किया था। आगे, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, मुद्रा राक्षस कौन हो जाएंगे, विशाख दत्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन, विशाख दत्त हो जाएंगे। अगला क्या दिया गया, देवी चंद्रगुप्तम। कौन भैया,
देवी चंद्रगुप्तम के नाटक कौन है? ये भी विशाख दत्त हैं। तो विशाख दत्त के दो हो गए, क्या? मुद्रा राक्षस भी। मुद्रा राक्षस कौन? विशाख दत्त, ये भैया मुद्रा राक्षस पुस्तक विशाख दत्त। और अगला देवी चंद्रगुप्तम कौन हो जाएंगे? विशाख दत्त। अगला 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया। कितनी प्रकार की? 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया। किसमें भैया? अमर कोश में। किसमें? अमर कोश में किया गया। किसका? 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया। आइए आगे क्या है, आगे क्या दिया गया? आगे कह रहा है क्या कि आयुर्वेद, क्या भैया? आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? वाग्भट्ट है भैया। कौन भैया? वाग्भट्ट हैं। ये आर्यभट्ट नहीं, ये यहाँ लिखा वाग्भट्ट। क्या? आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के, किसके भैया? अष्टांग हृदय के कौन है? वाग्भट्ट हैं। अगला वह कवि, वह कवि जिसने कुमार संभवम, क्या भैया? कुमार संभवम महाकाव्य की लिखा, वो कौन है? महाकवि कालिदास। कौन है? महाकवि कालिदास। कौन? कुमार संभवम महाकाव्य लिखा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ताम्रपत्र ये जावा सुमात्रा से, किससे दर्शाते हैं भैया? ताम्रलेख पत्र दर्शाते हैं किससे? जावा सुमात्रा से। अगला कर्नाट वंश का संस्थापक था कौन? नान्यदेव। कौन था भैया? नान्यदेव। नान्यदेव कौन था? एक कर्नाट वंश का संस्थापक था। अगला कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। कौन था भैया? हरि सिंह। कर्नाट वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? हरि सिंह था। आइए आगे क्या दिया गया? आगे क्या दिया गया? कह रहा है क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? नालंदा, ऊपर एक प्रश्न छूट रहा है, एक मिनट। हाँ ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या भैया? गुप्त के समय भैया। क्या भाई? गुप्त के समय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग का है? तो गुप्त युग का है। अगला नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कौन है? कुमार गुप्त। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो उसके जो ये हैं कौन भैया? संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुमार गुप्त हो जाएंगे। आगे क्या दिया गया? नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या रहा? विनाश का कारण क्या रहा नालंदा के? मुस्लिम आक्रमण। 1202 के आसपास ईस्वी में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो उसमें क्या किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया? ध्वस्त कर दिया गया। आगे नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था भैया। क्या था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे चीनी यात्री हेनसांग ने किसमें विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा में। किसमें भैया? नालंदा में। तो चीनी यात्री जो हेनसांग था वो कहाँ अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कहाँ भैया? नालंदा में। थानेश्वर राजधानी थी कहाँ? वर्धनों की राजधानी। किसकी राजधानी? वर्धनों की। तो थानेश्वर राजधानी किसकी हो जाएगी? वर्धनों की राजधानी हो जाएगी। अगला हर्षचरित नामक पुस्तक कौन थे भैया? हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? वाणभट्ट ने। किसने भैया? वाणभट्ट ने। जो हर्षचरित नामक पुस्तक है कौन? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? वाणभट्ट ने। अगला हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आए कौन? हेनसांग। हा से हर्षवर्धन, हा से हर्षवर्धन और हा से यहाँ क्या हो जाएगा? हेनसांग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हेनसांग। इस प्रकार से याद रखें क्या कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समय कौन आया? यहाँ पर हेनसांग आया। कौन आया भैया? हेनसांग आया। आइए आगे क्या दिया गया? हाँ अगला क्या दिया गया? वर्धन राजवंश। क्या दिया गया? वर्धन राजवंश की स्थापना की क्या? पुष्यभूति ने। किसने भैया? पुष्यभूति ने किस वंश की स्थापना की? तो वर्धन राजवंश की स्थापना की। अगला चीनी यात्री, क्या था भैया? चीनी यात्री चुवांग यानी जिसे हेमसांग है वो भारत पहुंचा था कब? 629 ईस्वी में। कब भैया? 629 ईस्वी में कौन? चीनी यात्री हेमसांग कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा था। आगे दिया गया सुमेल। यहाँ पे सुमेलित किया गया क्या कि चंद्रगुप्त प्रथम, ये किससे संबंधित हो जाएंगे? कुमार देवी। और समुद्रगुप्त को क्या? प्रयाग शिलालेख इनका हो जाएगा। और जो चंद्रगुप्त सेकंड इन्होंने क्या? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए आया अपने बड़े भाई की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और कुमार गुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? महेंद्रादित्य की। तो जो कुमार गुप्त थे उन्होंने किसकी यानी उपाधि धारण की थी? वो महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। और ये जो समुद्रगुप्त हैं किस अभिलेख से संबंधित है? तो प्रयाग शिलालेख से। और चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी से।
आइए आगे क्या दिया गया, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है, तो कल्हड़ की पुस्तक कौन है, राज तरंगिणी। कौन है भैया, राज तरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक कौन है, राज तरंगिणी। आगे क्या दिया गया, आगे कह रहा क्या, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। किसके, शीशे के सिक्कों की। भैया किस सिक्कों की, शीशे के सिक्कों की बड़ी संख्या जारी की किसके द्वारा, सातवाहनों के द्वारा। सातवाहनों के द्वारा शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की। अगला क्या दिया गया, किरातार्जुनीय, क्या भैया, किरातार्जुनीय पुस्तक लिखा था। किसने लिखा था, भारवी ने। किसने लिखा था भैया, भारवी ने। कौन, किरातार्जुनीय पुस्तक कौन किसने लिखा था, तो भारव ने लिखा था। आइए आगे क्या दिया गया, अगला दिया गया क्या, अगला ये टॉपिक है। अगला अब एक टॉपिक लास्ट में और बचा हुआ है, ये अभी 9 नंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया है। और अभी तक हमने कितने, ये 7 टॉपिक कंप्लीट कर ली, ये हो जाए 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, जिसमें से ये 9 है और 10 नंबर हो जाएगा। और उसके बाद विविध के दिए गए तो पूरी मैराथन क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अभी थोड़ा और मैटर बचा हुआ है। तो आइए इस पर चलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ये कह रहा है क्या कि विक्रमशिला, क्या भैया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा। यदि आपको कुछ करने का जुनून है, कुछ करने का जुनून है, तो समय तो देना पड़ेगा, समय तो खपाना पड़ेगा। और इस आधार पर रहेंगे कि जल्दी क्लास खत्म हो जाए या जल्दी पढ़ करके हम हट जाएं, तो ये मान के चलो फिर आप पढ़ने में आप समय नहीं दे रहे हैं, आपको मेहनत ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। तो समय चाहे जितना लगे, चीजें आपके समझ आनी चाहिए। तो आइए क्या दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। कहाँ भैया, धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा। आगे क्या दिया गया, तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। क्या भैया, तंजौर स्थित, कहाँ, तंजौर स्थित राजराजेश्वर का निर्माण करवाया गया। क्या, राजराज प्रथम। कौन भैया, राजराज प्रथम 985 से 1014 ईस्वी में। फिर आगे ये तंजौर स्थित कौन सा मंदिर भैया, राजराजेश्वर मंदिर। आगे क्या दिया गया, खजुराहों के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था। क्या भैया, चंदेलों ने। किसने भैया, चंदेलों ने। तो खजुराहों के मंदिर यानी विश्व प्रसिद्ध मंदिर थे भैया, उसका निर्माण किसने करवाया था, चंदेलों ने करवाया था। किसने भैया, चंदेलों ने। आगे क्या दिया गया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक था। कौन भैया, वत्सराज था। कौन सा था, वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, वत्सराज था। आगे क्या दिया गया, आइए आगे कह रहा क्या कि संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन भैया, रामचरित की विषय वस्तु का संबंध था पालवंशी रामपाल से। किससे था भैया, पालवंशी रामपाल से। क्या, संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ कौन, रामचरित। रामचरित विषय वस्तु का संबंध किससे था, पालवंशी रामपाल से था। आगे क्या दिया गया, ओदंतपुर। क्या, ओदंतपुर शिक्षा के केंद्र अवस्थित थे। तो ओदंतपुर शिक्षा के केंद्र कहाँ, बिहार राज्य में। कहाँ भैया, बिहार राज्य में ओदंतपुर शिक्षा के केंद्र अवस्थित है। कहाँ भैया, बिहार राज्य में स्थित है। आगे विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था, तो धर्मपाल था। क्या था भैया, धर्मपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का यानी जो संस्थापक थे वो कौन, क्या नाम था उनका, धर्मपाल था। आगे चोल वंश का संस्थापक कौन भैया, चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय था। कौन था भैया, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय और विक्रमशिला का कौन हो जाएगा, धर्मपाल। आगे क्या दिया गया कि दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते थे। क्या कहलाते थे भैया, गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं, गोपुरम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोपुरम कहलाते हैं। आगे 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश। कौन भैया, 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिलते हैं। कौन, कर्नाटक राज्य में। कहाँ मिले भैया, कहाँ 5 शिलालेख मिले, कहाँ मिले, कर्नाटक राज्य में मिले। कहाँ मिले भैया, कर्नाटक राज्य में। आइए आगे क्या दिया गया, दक्षिण भारत। क्या दिया गया कि दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम था, क्या था भैया, चेट्टी था। क्या नाम था, चेट्टी। जो दक्षिण भारत के साहूकार थे उनका क्या नाम था भैया, चेट्टी था। आगे क्या दिया गया कि परमार वंश। कौन भैया, परमार वंश को स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था, उपेंद्र ने। किसने भैया, उपेंद्र ने। परमार वंश को स्थापित किया किसने, उपेंद्र ने। आगे मलाया, सुमात्रा तथा जावा की
विजय का श्रेय जाता है किसको? राजेंद्र चोल प्रथम को। किसको भैया? राजेंद्र चोल प्रथम को। जावा अर्थात यहाँ सुमात्रा क्या दिया गया कि मलाया और सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है किसको? राजेंद्र चोल प्रथम को जाता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था भैया। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। क्या ये मुस्लिम आक्रमण था? आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। कौन? चंद्रबरदाई। जो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो कौन है? चंद्रबरदाई भैया। कौन? चंद्रबरदाई। अगला, सुवर्ण भूमिका। कौन सा भैया? सुवर्ण भूमिका वह राजा इसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु क्या? रख रखाव हेतु अपने दूत का देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो किससे की थी भैया? यानी कौन? बालपुत्र देव। कौन? बालपुत्र देव। आगे क्या दिया गया? कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी। कौन? कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या भैया? राजतरंगिणी। कौन भैया? राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। आगे क्या दिया गया? आगे कह रहा है कि महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास भारत पर किया कब? 1027 में। तो महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान कब किया? 1027 में किया है। क्या दिया गया? टारगेट। टारगेट बीपीएससी टीआरई 4.0 ये अपना टारगेट है और टारगेट को ध्यान में रह करके हमें क्या करना होगा? स्टडी करना होगा। नहीं तो तैयारी करने वाले तो लाखों लोग हैं, कहीं उन चुन लोगों में से कहीं अपनी एक सीट पक्की करनी होती है। तो टारगेट आप बना करके रहें, क्योंकि आप यदि टारगेट को ही भूल जा रहे हैं तो फिर आप असफल हो सकते हैं। तो इसलिए अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही जो है तैयारी करें। अगला, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था कब? चालुक्य काल में। किसने भैया? चालुक्य काल में ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। क्या? चालुक्य काल में हुआ था। अगला क्या दिया गया? अगला हम लोग आगे विविध मिसलेनियस प्रश्न पे आगे, विविध पे आगे। विविध में क्या दिया गया? हाँ, विविध में क्या दिया गया भैया? अब ज्यादा मैटर नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा और बचा हुआ। आइए क्या दिया गया कि प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था मोहम्मद गोरी को। तो 1191 में जब युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया क्या? पृथ्वीराज चौहान। फिर जब 1192 में युद्ध हुआ तो मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया था किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो यहाँ क्या दिया गया? तराइन के प्रथम युद्ध में क्या? तराइन यानी युद्ध में क्या भैया? मोहम्मद गोरी को क्या? मोहम्मद गोरी को किसने? चौहान ने। क्या? पृथ्वीराज चौहान ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया था। कब? 1191 में। आगे क्या दिया गया? अजंता की गुफाएं। क्या भैया? अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ भैया? महाराष्ट्र। तो अजंता की गुफाएं कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। बद्रीनाथ धाम। क्या भैया? बद्रीनाथ धाम कहाँ? उत्तराखंड में। क्या हो जाएगा भैया? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ धाम कहाँ पर है? किस राज्य में? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा। आगे क्या दिया गया? बोरोबुदुर। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला शानदार उदाहरण है किसका? भारत जावा कला का। किसका भैया? भारत जावा कला का शानदार उदाहरण है। अगला, राग विबोध। क्या भैया? राग विबोध ग्रंथ के लेखक कौन है? सोमनाथ है। कौन है भैया? सोमनाथ। राग विबोध के जो लेखक है वो कौन है? सोमनाथ हो जाएंगे। आइए आगे क्या दिया गया? आगे दे रहा प्राकृत प्रकाश। क्या दिया गया? प्राकृत प्रकाश ग्रंथ लिखा है। कौन भैया? प्राकृत प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा? वररुचि ने लिखा। किसने लिखा? वररुचि। वररुचि ने किसने लिखा? प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश जो ग्रंथ किसने लिखा? वररुचि ने। अगला, पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। क्या? चोल। यदि हम स्थानीय सुशासन की बात करें तो कौन प्रसिद्ध था भैया? चोल था। अगला, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक है। कौन? अभिज्ञान शकुंतलम का कौन हो जाएंगे? कालिदास। महाकवि कौन? कालिदास। किसके? अभिज्ञान शकुंतलम के। अगला, प्रतिनूतन। क्या भैया? प्रतिनूतन। क्या दिया गया भैया? प्रतिनूतन। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि क्या है? वो 10,000 वर्ष पूर्व। क्या दी गई भैया? 10,000 वर्ष पूर्व दी गई। अगला, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो लोहा का था भैया। किसका था? द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का? यहाँ पे लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? लोहा धातु का प्रमुख योगदान था। अगला, भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से भैया? आहत सिक्के हैं। कौन सिक्के हैं? आहत सिक्के। तो भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से भैया? आहत सिक्के हैं। अगला,
प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है, खरोष्टी। खरोष्टी क्या है, दाहिने से कहाँ, बाईं ओर, और जो बाईं से कहाँ लिखी जाता है, दाईं ओर, वो कौन सी होती है, वो ब्राह्मी लिपि होती है। कौन सी होती है, ब्राह्मी। तो यहाँ क्या दिया गया, प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाहिने से बाईं, तो यानी दाहिने से कहाँ आ रही है, बाईं की तरफ लिखी जाती है, वो कौन सी है, खरोष्टी। और बाईं से जो कहाँ लिखी जाएगी, दाहिने की तरफ, वो कौन सी हो जाएगी, ब्राह्मी लिपि हो जाएगी। आइए आगे क्या दिया गया, यार प्राचीन भारतीय शिक्षा, अगला क्या दिया गया स्टेटमेंट, प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिष्य से शब्द से आरंभ करते थे, ओम शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे। और ओम का मतलब है आ उ ओमा ओम, इसका मतलब इसमें 3 शब्द हैं और इसमें 3 देवताओं का वास बताया गया, क्या, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ओम शब्द से प्रारंभ करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहा, राजगीर में, कहा, राजगीर में। आगे क्या दिया गया, नौ नालंदा महाविहार विख्यात है, क्या भैया, नौ नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। किसके लिए भैया, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध, हिंदू एवं जैन कृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, कहाँ, एलोरा में। कहाँ पर है भैया, एलोरा में। बौद्ध, हिंदू एवं जैन कृत गुफाएं कहाँ है, एलोरा में है। शैल चित्रों में अलंकृत बाघ गुफाएं, हाँ भैया, बाघ गुफाएं किस पर्वत श्रेणी पर है, तो विंध्याचल। कहाँ भैया, विंध्याचल। ये एमपी में, कहाँ भैया, एमपी में विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर कौन, यहाँ पर जो है बाघ गुफाएं शैल चित्रों में यानी अलंकृत है। आगे, शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है। बौद्ध स्तूप कहाँ, पिपराहवा में। कहाँ भैया, पिपराहवा। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप, कौन सा, बौद्ध स्तूप कहाँ है, पिपराहवा में है। आगे क्या दिया गया है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की कब, 515 से 520 ईस्वी के मध्य। भैया कहाँ, 515 से 520 ईस्वी के मध्य यात्रा की थी। आगे क्या दिया गया, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन भैया, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है भैया, कौन है, भास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, भास। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है, तो भास हो जाएंगे, हाँ भास। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है भैया, तो यह क्या हो जाएंगे, भास हो जाएंगे। आगे क्या दिया गया कि धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर है 1/6 थी। क्या थी भैया, धर्म शास्त्रों में जो भू राजस्व की दर है वो कितनी थी, 1/6 थी। आगे क्या है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, यानी ब्राह्मण युग। कौन सा युग, ब्राह्मण युग। 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल था वो क्या था, ब्राह्मण युग से जुड़ा था। किससे भैया, ब्राह्मण युग से। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित किससे, व्याकरण से। किससे भैया, व्याकरण से। अगला दिया गया, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, शूद्रक है भैया। कौन है, शूद्रक। मृच्छकटिकम का लेखक कौन हो जाएगा भैया, शूद्रक हो जाएगा। अगला, अजंता की चित्रकला, यानी अजंता की चित्रकला किसे चित्रकलाओं का वर्णन मिलता है, जातक। तो क्या दिया गया, अजंता की चित्रकला से क्या भैया, जातक। किसका, जातक चित्रों का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। किसका भैया, जातक चित्रों का। सूर्य सिद्धांत के लेखक हैं कौन, आर्यभट्ट, जिनकी पुस्तक का नाम क्या, आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्ट हो जाएंगे। अगला, अप्रतिरथ विष्णु थे हिंदू देवता का, और एक नाम है किसका भैया, विष्णु का। किसना है, विष्णु हो जाएगा। तो अप्रतिरथ एक नाम है, किसना, विष्णु। हिंदू देवता का एक और नाम है क्या, विष्णु नाम है। क्या नाम है भैया, विष्णु नाम है। आइए आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है राजनीत रत्नाकर। क्या दिया गया है, राजनीत रत्नाकर के लेखक हैं कौन है, राजनीत रत्नाकर के जो लेखक हैं कौन, चंदेश्वर। कौन है भैया, चंदेश्वर। राजनीत रत्नाकर, क्या दिया गया, राजनीत रत्नाकर के लेखक कौन है, चंदेश्वर है भैया। कौन, चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश के लेखक है कौन है, मौली कवि। कौन है, मौली कवि। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है, मौली कवि। अगला, हूण राजा तोरमाड़ किस औलिकार राजा द्वारा स्थापित किया गया, प्रकाश धर्मन। किसके द्वारा भैया, प्रकाश धर्मन। हूण राजा, कौन राजा, हूण राजा तोरमाड़ कौन, प्रकाश धर्मन यानी औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। अगला,
तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर, कौन भैया, बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कब, राजचोल प्रथम द्वारा। किसके द्वारा भैया, राजचोल प्रथम द्वारा। क्या, तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर, कौन सा, बृहदीश्वर। वह अभिलेख जिसमें विधवा यानी विधवा दहन का उदाहरण उल्लिखित है, वो क्या है, भानुगुप्त का आरण स्तंभ अभिलेख। क्या, भानुगुप्त का आरण स्तंभ अभिलेख। इसमें क्या कि विधवा दहन का यानी उल्लेख किया गया, किसमें, भानुगुप्त का आरण स्तंभ अभिलेख में। आगे क्या दिया गया, वंश के क्या दिया गया है कि वंश के अनुसार, महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था। कितने, 15 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में। आगे दिया गया क्या, बराबर यानी पर्वत श्रृंखला किस गोरखगिरी विजित की गई, तो खारवेल के द्वारा। किसके द्वारा भैया, खारवेल के द्वारा। और लास्ट में क्या दिया गया है कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, क्या भैया, इब्न बतूता का वृतांत कौन है, रेहला के रूप में जाना जाता है। क्या भैया, रेहला दिया गया। क्या कि मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत रेहला रूप में जाना जाता है। किसमें भैया, रेहला रूप में। तो ये जो आपकी ये थी पूरी पीडीएफ, ये वो जो हमने करवा दिया इतने क्वेश्चन का, ये जितने भी प्राचीन इतिहास के प्रश्न थे, जो लेक्चर 10 लेक्चर आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और जो बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमने करवाया था, उन सभी प्रश्नों को हमने वन लाइनर में करवा दिया। और आगे मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ होगा और उसके लेक्चर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। और बेहतर तैयारी के लिए आप सभी आकांक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़िए, और आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे हम, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।